5.16। ये कहता है पेलोड इज द डिफाइंड एज, तो पेलोड को ये डिफाइन कर रहा है डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। तो मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर, डब्ल्यू का मतलब मास, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बलून, मास ऑफ बलून। ये पेलोड है आपका। और ये कहता है आपसे कैलकुलेट द पेलोड, क्वेश्चन बनाता है अभी ये, और कहता है सर कैलकुलेट। हाँ बोलो पेलोड होता क्या है सर? बेटा, ये तो लिखा मैंने ऊपर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। मान लो एक बलून माइनस है बलून। है ना, ओके। तो बलून का जितना वॉल्यूम है उतनी ही एयर वो डिस्प्लेस करेगा ना, है ना। यस सर। तो उस एयर का मास जो उसने डिस्प्लेस कर दी माइनस मास ऑफ बलून, समझे। ये पेलोड है आपका। बलून ने कितनी एयर डिस्प्लेस करी, वो कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया, माइनस सर वेट वो ऑफ तो बलून। सर वो तो जीरो होगा ना फिर उसका आंसर, क्या, क्योंकि वो इतना क्यों, ही डिस्प्लेस करेगा जितना उसका मास है। ये किसने कह दिया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपके पास 1 kg का कोई सामान में रख दूं, तो क्या उसका वॉल्यूम भी उतना ही होगा जितना 1 kg बलून का वॉल्यूम होगा। बोलो। मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। कोई बात नहीं, बता। मुझे बताओ 1 kg मिल्क एक पैकेट में आ जाता है आपका, यस उसका सर। वॉल्यूम अलग है ना। और वन ओके। केजी अगर मैं कॉटन की बात कर दूं आपसे, तब इसका वॉल्यूम हाँ वो ज्यादा बड़ा होगा। है। यस सर। तो ज्यादा एयर कौन हटाने वाला है, 1 kg कॉटन या 1 kg मिल्क, 1 kg। है ना। वो ज्यादा एयर हटाएगा ना आपका। तो वहां पर एयर का मास अलग हाँ। हो जाएगा, किसके लिए, कॉटन के लिए, है ना। यस सर। माइनस मास ऑफ कॉटन, समझ गए आप। ओके सर। ठीक है ना, ये चीज आपका पेलोड है। चलिए इससे आगे चलते हैं अब। फिर ये कहता है कैलकुलेट द पेलोड व्हेन ए बलून, व्हेन ए बलून, व्हेन ए बलून ऑफ रेडियस, व्हेन ए बलून ऑफ रेडियस 10 मीटर, यानी कि बलून का जो रेडियस है वो 10 मीटर है, हैविंग मास, हैविंग मास, यानी कि बलून की जो रबर रबर है ना उसका मास 100 kg, हैविंग मास 100 kg, इज फिल्ड विद हीलियम, इज फिल्ड, इज फिल्ड विद हीलियम, उसको हीलियम से भरा गया है एट 1.66 बार, एट 1.66 बार, एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। और यहां से ये कहता है आपका, इंफॉर्मेशन देता है कि डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन आपको देगा। ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर निकालना है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, है ना, वॉल्यूम ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, नहीं, है ना। यस सर। यस जितना सर। वॉल्यूम होगा बलून का उतनी एयर बॉयल्स वो लॉ। डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो अब मैं लिख यस दूं यहाँ सर, पर बॉयल्स लॉ शायद वॉल्यूम कहते थे, मुझे ऑफ याद नहीं। बलून, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। तो ये हो गया आपका 4/3, पाई की जगह रख दिया मैंने 3.14, और आर की जगह क्या रख दिया हमने 10 मीटर क्यूब, है ना। ये हो गया आपका। तो देखते हैं कितना आता है ये आएगा आपका 4 क्रॉस 3.14 क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 4186 मीटर क्यूब, क्योंकि ये 10 किस में है, मीटर में दे रखा है आपको जो रेडियस है। ठीक है। अब मैं लिख दूं यहीं पर वॉल्यूम ऑफ एयर,
है ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर कितना हो गया आपका 4186.67 मीटर क्यूब, है ना। और डेंसिटी भी दे रखी है आपको, डेंसिटी ऑफ एयर, है ना, एयर की डेंसिटी ये कितनी दे रखी है प्रेशर आपको दिया था। 1.2। हाँ बोलो क्या कुछ कह रहे हो। सॉरी, वो डेंसिटी। हाँ एयर की डेंसिटी दे रखी है ना बेटा, तो अब मैं निकाल ओके दूं यहाँ पर मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, है ना, वॉल्यूम बाय डेंसिटी, वॉल्यूम बाई डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी। सॉरी। तो 4186.67 मल्टीप्लाइड बाई 1 पॉइंट, है ना, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, केजी बच गया आपका ये, तो इज इक्वल टू आ गया ये, और इसी में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 से, तो ये आ गया 5024, 5024 kg इज द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। तो पहला काम तो हो गया हमारा पेलोड निकालने का, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर तो आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, यस सर। मास ऑफ बलून। अब बलून का मास ऑफ मास तो बलून। था 100 kg, बलून की जो रबर थी, लेकिन जब उसके अंदर हीलियम को भरा गया तो कुछ ना कुछ मास तो हीलियम का भी होगा ना, यस तो सर। वही हीलियम का मास हमें कैलकुलेट करना है, वो है कितना। तो हीलियम का मास प्लस 100, ये क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ बलून, है ना। तो मैं लिख दूं यस यहाँ सर। पर मास ऑफ बलून विल बी इक्वल टू 100 प्लस मास ऑफ हीलियम फिल्ड, है ना। अब हीलियम का मास निकालने के लिए तो मैं लिख दूं यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ हीलियम, हीलियम फिल्ड we will use आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, है ना। तो P हो गया आपका मल्टीप्लाइड बाय V, 1.6। और N क्या हो गया आपका W अपॉन MRT, है ना। अब जरा यस यहाँ पर सर। सारी वैल्यूज को आप रखना शुरू कर दो। तो प्रेशर हो गया 1.66 बार पर हीलियम को 1.6 भरा गया उसके अंदर, है ना। और इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम वही जो बलून का वॉल्यूम है ना। बलून का वॉल्यूम कितना था यस आपका सर। 4/3 पाई आर क्यूब, बलून का वॉल्यूम ये था 418। 4186.67, है ना, ओके ओके। 4186.67 41886.67 है ना, ठीक है। 67। यस सर। 41 है, हाँ ठीक है। ये हो गया मास हमें पता नहीं, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई एम, एम क्या हो गया मोलर मास, मोलर मास कितना होता है हीलियम का बेटा 4 ग्राम, है ना, ये ओके 4 ग्राम। सर। और ध्यान देना जरा, ये जो वॉल्यूम है ये किस में है, मीटर क्यूब में है, और आर की ओके वैल्यू क्या सर। होती है आपकी 0.0831, है ना, क्या होती है ये लीटर बार, लीटर बार पर हाँ। केल्विन पर मोल, है ना। और टी कितना हो गया ओके। आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया 27 आपका प्लस 300। 300, 300 है सो ना, डायरेक्टली मैं क्या 300, लिख दूं सॉरी। यहाँ पर हाँ, 300 300। केल्विन। अब देखो जरा बात ध्यान से, हमें जो मास चाहिए वो तो किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए ना, है ना। हमें मास यस किस में सर। चाहिए, किलोग्राम में। तो इस 4, इसको 4 ग्राम को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 1000 से, हो गया किलोग्राम आपका ये, है ना। क्योंकि यस ये सर। चीज तो मेरी मीटर क्यूब में है ना, ये हो गया आपका किलोग्राम। यस सर। अच्छा अब जरा यहाँ से बात ध्यान से देखो, ये किस में है आपका लीटर में, और ये वॉल्यूम किस में है बेटा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में है ये, देखो वॉल्यूम जो मीटर है क्यूब। ना, ये है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमारा यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो किस में है, लीटर में है ना। यस सर। तो हमारा क्या होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। तो यस सर। लीटर का भी अगर मुझे मीटर क्यूब बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 1000 से डिवाइड डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा, 1000। है ना। तो ये 1000 और ये यस 1000 तो सर। कैंसिल हो गए ना आपके, देखो जरा, यस सर। है ना। तो ये दोनों वो 1000 ऊपर में है, जाएगा। अरे ऊपर जाएगा तो कट ही नहीं जाएगा इससे, फिर ऊपर लेके यस सर। आओगे तो बेटा डब्ल्यू के साथ आएगा ना, तो कट ही जाएगा ना फिर। तो ये यस ऊपर सर। ये यस सर। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, तो यहीं से काट दो, यानी कि इसका कुछ फर्क पड़ा नहीं आपका, बट कॉन्सेप्ट के हिसाब से करना जरूरी था इसको।
ठीक है। Okay. तो अब हमें यहाँ W निकालना है, तो W इक्वल टू हो गया 1.66 4186.67 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 300 और डिवाइडेड बाई 0.0831। ये हीलियम का मास आ गया, किसमें आ जाएगा, केजी में। 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 4186.67 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई 0.0831। ये आ गया आपका 1115.10, है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर मास ऑफ बलून, मास ऑफ बलून क्या हो जाएगा 100 प्लस 1115.10 केजी, है ना। और ये हो गया 1115.10 प्लस में 100 1215 1215, है 10 ना, kg. 1215.1। बस अब पेलोड निकाल दो आप, पेलोड, Yes, sir. Minus. पेलोड बिल्कुल। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, है ना। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर हमने कितना निकाला था, 5024 केजी। ये हो गया 5024 माइनस मास ऑफ बलून 1215.1, ठीक है ना। 5024 माइनस Yes, sir. 1215.1 3808.9 किलोग्राम, ये आपका पेलोड है, ठीक है। अब फटाफट आ Yes, जाओ अगले sir. क्वेश्चन पे। इसके बाद आता है आपका कैलकुलेट द वॉल्यूम, ये तो आसानी है। 5 पॉइंट ये तो मैं कर लिया था, एक 5.19 बस, इसके बाद न्यूमेरिकल हमारे खत्म। ये हो गया आपका 5.19। Okay, sir. ये क्वेश्चन को कहता है ए मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन, ए मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन at 1 bar pressure, at 1 bar pressure, at 1 bar pressure contains 20% by weight of dihydrogen, 20% dihydrogen. Calculate the partial pressure of dihydrogen. Calculate the partial pressure of dihydrogen. Calculate the partial pressure of dihydrogen। सीधे इसको H2 लिख देंगे, ये चीज आपसे क्या है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हमें निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आगे सीधा हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना। P टोटल कितना दे रखा है मुझे, 1 बार, यानी कि किसके बराबर हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, है ना। और हमें दे रखा है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्या है 20%, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हमारा हम कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 विल बी इक्वल टू P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, ऐसे निकालेंगे ना हम, डाल्टन्स लॉ को यूज करते हुए। यही तो हमारा डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ। समझ में आई बात इतनी, हमें डाल्टन लॉ को यूज Yes, करना sir. पड़ेगा। तो पी टोटल तो हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। तो 20% हाइड्रोजन है आपका, तो मैं लिख दूं यहाँ पर लेट द मास ऑफ एयर बी 100 ग्राम। एयर का मास हमने क्या लेट कर लिया, 100 ग्राम। देन मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, 20% ऑफ 100 ग्राम, है ना। यानी कि 20 ग्राम कौन हो गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 80 ग्राम। 80 ग्राम क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मैं लिख दूं यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाइड्रोजन मोलर मास कितना होता है 2, तो 10 मोल तो हमारे पास ये हो गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
80 डिवाइडेड बाई 32। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है आपका 32 ना, Yes, sir. तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई 32 2.5। एन टोटल निकाल दूं मैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10 प्लस 2.5 यानी कि 12.5। तो मैं लिख दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ H2 है 10 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 12.5। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 12.5 0.8। बस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ये कितना हो गया आपका 0.8 मोल फ्रैक्शन इनटू में पी टोटल। पी टोटल कितना था 0.8, तो कितना आ गया 0.8 बार। समझ गए Yes, पार्शियल sir. प्रेशर है ना। चलिए इसके बाद आ गया आपका Yes, sir. चलिए ये अब आगे शायद चलते लास्ट हैं। हमारे कल रात में होता है। हाँ 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 हमारा लास्ट न्यूमेरिकल हो गया ये। चलो इसके बाद आता है आपके आप थ्योरी। ठीक है, थ्योरी से पहले हमें कॉन्सेप्ट आएगा आपका आइडियल गैस और रियल गैस है ना। तो उस आइडियल गैस और रियल गैस को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो Okay. मैं लिख रहा हूँ हेडिंग यहाँ पर काइनेटिक काइनेटिक मोलिक्यूलर काइनेटिक मोलिक्यूलर थ्योरी थ्योरी ऑफ गैसेस काइनेटिक मोलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है ना। और क्या कहते हैं ये पूरी की पूरी क्या है आपके बॉयल्स चार्ल्स लॉ इन सब के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा ये। इट वाज गिवन बाय क्लेसियस है ना, क्लेसियस ने इसको दिया था। चलिए तो इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या आते हैं। पोस्टुलेट्स पहली बात यही बोलता है कि जो गैसियस मैटर है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स है ना। द गैसेस आर द गैसेस द गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स। ठीक है ना, उनको आप एटम बोल दो या मॉलिक्यूल बोल दो। स्मॉल साइज पार्टिकल्स कोल्ड एटम्स स्मॉल साइज पार्टिकल्स कोल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ना। जैसे इनर्ट गैस की बात करें तो वो एटॉमिक फॉर्म में है ना। और दूसरी गैस की हम बात करें तो वो किसमें है फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है आपकी। तो सेकंड आता है इसके बाद दूसरी बात क्या आता है ये द अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना। गैस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है ही नहीं, वरना गैस का क्यों वॉल्यूम तो नहीं? फिक्स हो जाता है ना। फिर गैसियस पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल है, तभी तो गैस का वॉल्यूम इनफाइनाइट होता है। जिस Yes, sir. कंटेनर में मैं Negligible. गैस को डाल दूं वही वॉल्यूम बन जाता है उसका। यानी कि Okay, पार्टिकल एक sir. दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, गैस एक्सपेंड होती जा रही है आपकी है ना। तो मैं लिख दूं Okay, sir. यहाँ पर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल। यानी कि इसके हिसाब से नेग्लिजिबल है ना। गैसियस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही नहीं। इस पर मैं रेड सर्कल और कर दे रहा हूं एक, बताऊंगा इसमें थोड़ी बहुत क्या मिस्टेक है आपकी। तीसरी बात ये कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स द ग्रेविटेशनल द ग्रेविटी या द ग्रेविटेशनल फोर्स हैव नो इफेक्ट ऑन गैसेस है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का असर होता गैसेस पर तो नीचे नीचे डेंसिटी क्या होती बहुत ज्यादा है ना। हमारी ग्राउंड फ्लोर पर एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती, फर्स्ट फ्लोर पर और कम होती, सेकंड फ्लोर पर और कम होती। तो 8-10 फ्लोर के बाद तो एयर एग्जिस्ट ही नहीं करती।
ऐसा नहीं है, है ना। तो ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं है ऑन गैसेस। तीसरी बात ये कहता है आपका द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, द वॉल्यूम occupied by a gaseous particle, the volume occupied, the volume occupied by a gaseous particle is negligible, is negligible, is negligible with respect to entire volume occupied, entire volume occupied by गैस, है ना। तो गैस का जो टोटल वॉल्यूम है आपका, उसके कंपैरिजन में एक पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल। नहीं, हम दुकान पे डीओ स्प्रे लेते हैं कभी, है ना, तो थोड़ा चेक करते हैं, उसको हल्का सा स्प्रे कर लेते हैं, तो दुकानदार बुरा नहीं मानता उस चीज का, है ना, कि थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम है आपका वो निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। यानी कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ए सिंगल गैसियस पार्टिकल, है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई a single gaseous particle, a single gaseous particle is negligible with respect to entire volume occupied by gas। दोनों पे मैंने रेड सर्कल लगाया है, आगे देखेंगे इन चीजों को कहाँ स्टेटमेंट में थोड़ा सा। अच्छा, अब पांचवी बात ये कहता है द पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, द गैसियस पार्टिकल्स, द गैसियस particles are in continuous and random motion, continuous and random motion। तो इससे क्या होगा, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर द पार्टिकल्स आर द gaseous particles keep on colliding with each other, and these collisions, मैं लिख दूं यहां पर these interparticle collisions are perfectly इलास्टिक। और ये जो इंटर पार्टिकल कोलिजन्स है, ये क्या है आपके, परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि इन कोलिजन्स के दौरान एनर्जी का लॉस नहीं होता। परफेक्टली इलास्टिक मींस नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दीज कोलिजन, इन कोलिजन्स के दौरान कोई एनर्जी का लॉस या गेन नहीं होता है। और अगली बात, जो गैस के पार्टिकल हैं दे कॉन्टिन्यूसली कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर द गैसियस पार्टिकल्स keep on colliding, the gaseous particles keep on colliding with wall of container, keep on colliding on wall of vessel, है ना। अब कोई भी चीज अगर वेसल से कोलिजन करेगी तो यानी कि वो एक पर्टिकुलर एरिया पर कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएगा ही ना, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर, है ना। So the pressure exerted by a gas, so the pressure exerted by a gas is a result of collisions
is a result of collisions of particles, collisions of particles with the wall of container, ठीक है ना, विद द वॉल ऑफ कंटेनर। और लास्ट बात, जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। तो अलग अलग पार्टिकल्स की स्पीड क्या होती है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट होती है। फिर भी ये कहता है आपका द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना, द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये कहता है आपका द एवरेज स्पीड ऑफ gaseous particle is directly proportional to square root of temperature। यानी कि एवरेज स्पीड पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, हाफ mv स्क्वायर, है ना, यानी कि हाफ mv स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, टी का ना। और इसको क्या लिख दूं मैं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous particle is directly proportional to absolute temperature, is directly proportional to absolute temperature। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से चीज आती है आपकी आइडियल गैस। आइडियल गैस वो गैस है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एक एक पोस्टुलेट को फॉलो करती है, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर आइडियल गैस इट फॉलोज ऑल द गैस लॉज in each condition of temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर की जो सारी कंडीशंस हैं उसमें ये क्या करेगी, सभी के सभी गैस लॉ को फॉलो करेगी। अब जरा यहीं से आप एक चीज को ध्यान देना, सेकंड पोस्टुलेट में ये कहता था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल, यानी कि जो आइडियल गैस है उसके पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर हमने ये भी पढ़ा है कि हर एक गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, आपको लिक्विड नाइट्रोजन भी मिलेगी मार्केट में, आपको लिक्विड CO2 भी मिलेगी, आपको लिक्विड ऑक्सीजन भी मिलेगी, यानी कि गैस को तो हम लिक्विफाई कर पा रहे हैं। और हमने ये पढ़ा है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना। तो गैसेस को क्या किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है। तो आइडियल गैस वो गैस है जिसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। आइडियल गैस इज दैट गैस विच कैन नॉट बी लिक्विफाइड। हाँ बोलो सर लिक्विफाई हर गैस को कर सकते हैं, बस हायर टेम्परेचर अगर उसके मतलब उस पॉइंट पे लिया जाए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बिल्कुल सब गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। यानी कि हर जितनी भी गैस हैं हमारे पास, है ना, वो सारी की सारी गैसेस आपकी कौन सी गैस है, आइडियल गैस नहीं है। समझ गए, वो जो सारे की सारी हमारे गैसेस हैं वो आइडियल नहीं है, वो सब क्या है, रियल गैस है। तो मेजर डिफरेंस यही है, जो हमारी आइडियल गैस है वो क्या है, एक हाइपोथेटिकल गैस है। समझ गए, क्योंकि आइडियल गैस को तो हम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है ही नहीं।
लेकिन जितनी भी गैसेस को हम जानते हैं सबको लिक्विफाई कर लिया गया है ना। तो सारे के सारे गैसेस क्या है मेरी, रियल गैसेस है ना। तो मैं अगली बात लिखता हूं यहां पर आइडियल गैस, मैं लिख दूं यहां पर इट इज ए हाइपोथेटिकल, इट इज ए हाइपोथेटिकल गैस, ये एक हाइपोथेटिकल गैस है। अगली बात इसके बारे में, नो गैस इज आइडियल, नो गैस इज आइडियल, कोई भी गैस आइडियल नहीं, ठीक है ना। यानी कि सारे के सारे गैसेस क्या है, रियल गैसेस हैं। और गैसेस जो है आइडियली कैसे बिहेव करेंगी, मैं लिख दूं यहां पर एट लो प्रेशर। देखो गैस के बीच, गैस के पार्टिकल्स के मुझे अट्रैक्शन कम करने हैं, तो मैं क्या कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैसेस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो वो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे एक दूसरे से। उल्टा मैं क्या कर दूं, यस सर। प्रेशर को लो कर दूं, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर द गैस will behave, the gas will behave ideally। गैस कैसे बिहेव करेगी आपकी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, है ना। और बेटा अगर मैं प्रेशर लो कर दूंगा और हाई टेम्परेचर कर दूंगा तो गैस क्या कभी लिक्विफाई होगी, कभी भी नहीं। नो सर। गैस को लिक्विफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना हाई पड़ता है और प्रेशर टेम्परेचर टू कम टेम्परेचर। करना पड़ता है। नहीं, आपकी जो ब्यूटेन है सिलेंडर के अंदर जो यस भर सर। के आ रही है आपकी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा है और टेम्परेचर क्या है, सॉरी उसमें प्रेशर ज्यादा है और टेम्परेचर लो है, ठीक है ना। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो गैस है वो आइडियली बिहेव करेगी, है ना। और आइडियल गैस के लिए क्या होता है, मैं लिख दूं यहां पर इट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। और एक किस इक्वेशन को फॉलो करती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है ना। और अगली बात, एक और बात देखो यहाँ पर, आइडियल गैस के लिए कौन सी बात आ रही है आपकी, द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, द वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, है ना, is negligible, with respect to entire volume। टोटल जो वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर रही है उसके कंपैरिजन में एक पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल, है ना। और यहाँ पर क्या है, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना। और अगली बात, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the gaseous particles, between the ideal gas, between the ideal gas particles, ठीक है। अब आ जाते हैं रियल गैस पे। रियल गैस, रियल गैस ये क्या है, ये गैस लॉ को फॉलो नहीं करती, है ना। डज नॉट इट डज नॉट फॉलो all the gas laws, all the gas laws in every conditions, in every conditions of temperature, in every condition of temperature and pressure। It doesn't follow all the gas laws, ये फॉलो नहीं करता। दूसरी बात, रियल गैस को तो हम लिक्विफाई कर सकते हैं ना, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रियल गैस पार्टिकल्स, रियल गैस पार्टिकल्स आर नॉट नेग्लिजिबल, आर नॉट नेग्लिजिबल। इट मीन्स
इट मीन्स दे आर कंसिडरेबल, दे आर कंसिडरेबल, यानी कि यहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है आपके, ठीक है ना, यानी कि इनको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ पर सो द रियल गैस, सो द रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड, रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड, इसलिए रियल गैस को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगली बात आ जाती है यहाँ पर, सो द रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड, है ना, रियल गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। फिर अगली बात आती है यहाँ पर, द दे डोंट फॉलो, दे डोंट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, ये जो रियल गैसेस हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करती। तो मैं लिख दूं यहाँ पर दे फॉलो वंडर वॉल गैस इक्वेशन, ये क्या करती हैं, वंडर वॉल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, जो कि इक्वेशन क्या होती है आपकी, ये होती है P प्लस AN² अपॉन V², बाद में प्रूफ भी करवाऊंगा इसका मैं, और इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, दिस इज वंडरवॉल गैस इक्वेशन, ये इसको फॉलो करती है आपकी, ठीक है ना। और रियल गैसेस है ना, ये किसमें, तो रियल गैसेस कैन बिहेव आइडियली एट लो टेम्परेचर एंड सॉरी क्या कहते हैं आपका, हाई लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर दियर प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर, ये कंडीशंस हैं आपकी, एंड टेम्परेचर इज लो। तो अगर टेम्परेचर कम है और प्रेशर हाई है तो जो भी गैस होगी वो क्या होगी आपकी, रियल गैस ही होगी। और मैं लिख दूं यहाँ पर ऑल द गैसेस आर रियल, है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो तो लिख ही दिया हमने, है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए रियल गैस पार्टिकल, द वॉल्यूम occupied by a real gas particle is not negligible with respect to, is not negligible with respect to, and ये लिख दिया है क्या मैंने, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना, नहीं लिखा ये, ठीक है, द इज नॉट नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू एंटायर वॉल्यूम, रियल गैस के जो पार्टिकल है उसका वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर ऑल द गैसेस आर रियल, ठीक है। और रियल गैसेस के लिए क्या होता है, PV नॉट इक्वल टू nRT, PV नॉट इक्वल टू nRT, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर सो द रियल गैसेस डेविएट इन बिहेवियर फ्रॉम आइडियल गैस, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर सो रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस, है ना। जरा समझते हैं डेविएशन को। हमने अगर हम किसी रियल गैस की बात करें, है ना, और आइडियल गैस की बात करें, तो PV तो कांस्टेंट होता है किसके लिए, फॉर आइडियल गैस, नहीं, आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, पढ़ा है ना हमने ये, है ना, प्रेशर। और यहाँ पर हमने लिख दिया PV, तो आइडियल गैस के लिए तो कांस्टेंट है ये, लेकिन रियल गैस के लिए क्या होगा, PV कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। तो रियल गैस क्या कर सकती है, इससे डेविएट कर सकती है आपकी, ठीक है ना। ये मैंने H2 लिख दिया, ये हीलियम लिख दिया मैंने, और इसके बाद एक कुछ गैसेस लिख दी मैंने CO,
और एक गैसेज और लिख दी यहाँ पर CH4। ठीक है ना। तो देखो ये आइडियल बिहेवियर है, ये जो रेड लाइन है ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है, पीवी कांस्टेंट है। लेकिन ये चारों के चारों कौन सी गैस है, रियल गैसेज है ना। तो ये एक आइडियल गैस है, ए क्या है, आइडियल गैस। तो मैं लिख दूं यहाँ पर आइडियल गैस ए, जिसके लिए पीवी क्या है, कांस्टेंट है। और मैं लिख दूं यहाँ पर फॉर रियल गैसेस H2 He CO CH4 PV is not constant। या तो उनके लिए पीवी आइडियल से कम आ रहा है या आइडियल से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, नहीं है ना। H2 के लिए पीवी क्या आ रहा है, आइडियल से ज्यादा आ रहा है आपका, है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 के लिए पीवी क्या आ रहा है, आइडियल से कम आ रहा है आपका। तो मेरी जो रियल गैसेस हैं दे डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस इन दियर बिहेवियर, है ना। मैं रियल गैस के बारे में एक बात और लिख दूं यहाँ पर, मैं एक चीज और लिख दूं, मैं रियल गैसेस आर कंप्रेसिबल, रियल गैसेस आर कंप्रेसिबल, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। एक और कर्व देखिए यहाँ पर, एक और कर्व मैंने बना दिया यहाँ पर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रेशर और यहाँ पर लिख दिया मैंने वॉल्यूम। ठीक है ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जरा रियल गैस की। चलो रियल गैस को हमने, आइडियल गैस को लिख दो पहले, ये आइडियल गैस है रेड वाली आपकी, ये आइडियल गैस है ना। पी और बी का ऐसे ही आता है आपका इनवर्स रिलेशन का, है ना। और आई का मतलब हो गया जी आइडियल गैस। अब मैं रियल गैस की बात करूं तो रियल गैस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो ज्यादा कंप्रेसिबल होगी या वो कम कंप्रेसिबल होगी आपकी, है ना। तो रियल गैस का मैंने वॉल्यूम क्या ले लिया, ज्यादा। भाई रियल गैस का या तो वॉल्यूम ज्यादा आ सकता है या कम आएगा आपका, सीधी सी बात है ना। तो मैं लिख दूं एक चीज यहां से, आपको जरा आपको ध्यान आ रहा हो, रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर नहीं होगा आपका, है ना। ये तो आइडियल गैस का वॉल्यूम है ना। 22.4 लीटर किसका वॉल्यूम होता है, आइडियल गैस का, जब गैस सभी गैस लॉ को फॉलो करती है। ये वाली बात समझ में आई आपको, ये वाली बात, है ना। आइडियल गैस के लिए मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, रियल गैस के लिए नहीं होता। रियल गैस के लिए ये वॉल्यूम आपका नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हो सकता है कि रियल गैस की दो पॉसिबिलिटी है, या तो रियल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा आ जाए, है ना। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरी बात हो सकती है कि रियल गैस का वॉल्यूम, कि रियल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर से कम हो जाए। तो यहाँ पर डेविएशन को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव डेविएशन। समझे कि नहीं समझे इस बात को, बोलो। मुझे बात आई। अगर रियल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा आता है तो उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन, और 22.4 लीटर से कम आता है तो फिर उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर हम ये केस कर रहे हैं कि भैया जो मेरी रियल गैस है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा आ रहा है ना। तो ये रख दिया मैंने रियल गैस का यहाँ पर। अब ये हो गया आपका, जैसे जैसे हम वो प्रेशर को कम करते गए वॉल्यूम क्या हो गया आपका, बढ़ता गया। जब आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो ये गैस कैसे बिहेव करेगी, आइडियली। मैंने बताया था आपको, एट लो प्रेशर द गैस बिहेव आइडियली, है ना। तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन है यहाँ पर देखो मेरी रियल गैस कैसे बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह, है ना। तो देखो यहाँ पर, और ये ब्लू वाली आपकी रियल गैस हो गई। तो यहाँ से मुझे एक बात पता लगी कि रियल गैस क्या है, कंप्रेसिबल है। देखिए उसका जो वॉल्यूम है ना, इतने लो प्रेशर पर इसका वॉल्यूम क्या हो गया आपका, आइडियल गैस से भी कम हो गया, है ना। इसका मतलब जो रियल गैसेस हैं वो क्या है आपका, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, किस पर,
लो प्रेशर पर, है ना। ये कंडीशन समझ में आ गई आपको। ए रियल गैस बिहेव्स यस आइडियली सर। एट लो प्रेशर, है ना। और यहां पर मैं लिख दूं आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर इज shown by real gas at low pressure, है ना। लो प्रेशर पर वो आइडियल बिहेवियर क्या करती है आपकी, शो करती है। तो अब देखो यहाँ पर द डेविएशन, मैं लिख दूं यहाँ पर द डेविएशन, द डेविएशन shown by a real gas, a real gas from ideal behavior is expressed in form of Z, और Z का क्या नाम होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और Z होता क्या है, देखिए जरा ध्यान से, PV इक्वल टू क्या हो गया आपका, NRT, है ना। तो यहीं से इन्होंने क्या लिख दिया, Z इक्वल टू PV अपॉन NRT, है ना। Z इक्वल टू क्या हो गया आपका, PV अपॉन NRT। एनआरटी। अब देखो यहाँ से, एनआरटी। अब मैं लिख दूं फॉर रियल गैस, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर फॉर ए रियल गैस, क्योंकि रियल गैस तो डेविएट कर रही है ना आपकी। तो Z इक्वल टू क्या हो गया आपका, Z इक्वल टू हो गया P V रियल अपॉन NRT, है ना। अब हम बात करें अगर यहाँ आइडियल गैस की, अगर हम यहाँ पर बात कर लें आइडियल गैस की, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर फॉर आइडियल गैस, क्या हो गया आपका, पी वी आइडियल इज इक्वल टू NRT, है ना। तो यहां से क्या हो गया आपका, ये हो गया देखो P अपॉन NRT इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन V आइडियल। तो P अपॉन NRT को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, 1 बाई V आइडियल से। तो ये मेरा बन गया Z इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल। ये समझ में आ गई बात। Z इक्वल टू वॉल्यूम यस ऑक्यूपाइड सर। बाई रियल गैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आइडियल गैस, है ना। तो V रियल तो हमें पता नहीं, V रियल, लेकिन V आइडियल मुझे जरूर पता है। V आइडियल कितना होता है भाई, 22.4 लीटर, है ना। इट इज द वॉल्यूम पोजेस्ड बाई एन आइडियल गैस, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर Z फॉर पॉजिटिव डेविएशन Z इज ग्रेटर देन 1। तो मैं लिख दूं यहाँ पर फॉर पॉजिटिव डेविएशन Z इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, देखो Z एक से ज्यादा कब आएगा, जब V रियल मेरा 22.4 लीटर से ज्यादा हो, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इफ V रियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस इज ग्रेटर देन 22.4 लीटर, है ना। तभी तो डेविएशन पॉजिटिव आएगा ना, जब V रियल 22.4 लीटर से बड़ा होगा, बोलो, तभी आएगा ना पॉजिटिव ये, है ना। तो V रियल, अगर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो मैं लिख दूं यहाँ पर इट मींस, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है ना, इट मींस रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द गैसियस पार्टिकल्स आर डोमिनेटिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, गैसियस पार्टिकल के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, या नहीं, है ना। यस सर। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ, कि रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है ना। और अब मैं लिखूं यहाँ पर फॉर नेगेटिव डेविएशन, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूं फॉर
फॉर नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के लिए जेड क्या होना चाहिए भाई, 1 से कम, यानी कि वी रियल मेरा 22.4 से कम होना चाहिए। तो मैं लिख दूं यहां पर इफ वी रियल इज लेस देन 22.4 लीटर, यानी कि रियल गैस का वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इट मींस द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, है ना, इट मींस द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग ओवर रिपल्सिव फोर्सेस, इट मींस द attractive forces are dominating, the attractive forces are dominating over repulsive forces। तो डेविएशन आपको समझ में आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, ठीक है। अब मेरी जो कुछ गैसेस हैं वो क्या शो करती हैं आपकी, अच्छा एक चीज के अंदर हो जाती है फिर आपकी बॉयल पॉइंट, बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट, मैं लिख दूं बॉइलिंग यहां मतलब वो, पर ओके, बॉयल्स पॉइंट, आप बोल रहे हो बॉइलिंग पॉइंट। ना 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 बॉयल्स, बॉयल चार्ल्स लो जो थे, बॉयल्स पॉइंट और इस बॉयल्स टेम्परेचर, और बॉयल्स टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है, ठीक है ना। इट इज द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस, इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature at which the real gas behaves ideally, real gas behaves ideally over an appreciable range of pressure, कि प्रेशर थोड़ा बहुत हम चेंज भी कर दें, लेकिन इस टेम्परेचर पर जो हमारी गैस है वो क्या शो करती है आपकी, क्या कहते हैं आपका आइडियल बिहेवियर शो करती है, ठीक है ना। ओके सर। और तो और क्या होता है आपका, तो बिलो बॉयल्स टेम्परेचर जो रियल गैस है वो आपकी क्या शो करती हैं, नेगेटिव डेविएशन, और अबोव बॉयल्स टेम्परेचर दे शो पॉजिटिव डेविएशन, है ना। तो जैसे मैं अब यहाँ पर बात कर दूं आपकी, जेड इक्वल टू क्या है आपका, जेड इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल, तो गैस को आइडियल बिहेवियर तो शो करना ही है ना। तो अब रियल गैस के लिए टेम्परेचर तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये होता है ना पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो वी इक्वल टू क्या हो गया, एन आर टी अपॉन पी, तो जेड इक्वल टू हो गया आपका एन आर टी अपॉन पी और वी आइडियल, है ना। तो यहाँ पर बेटा जो टेम्परेचर है ये क्या है आपका, बॉयल्स टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर गैस कैसे बिहेव कर रही है, आइडियल बिहेवियर कर रही है ना। तो बॉयल्स टेम्परेचर से अगर मैं कम टेम्परेचर पर चला जाऊं, अगर बॉयल्स टेम्परेचर पे मैं कम टेम्परेचर पर चला जाऊं तो क्या होगा, ये डेविएशन मेरा, इसकी वैल्यू तो मेरी क्या हो जाएगी, अभी तो दोनों बराबर हैं, P इंटू वी आइडियल इक्वल टू एन आर टी, है ना। और तो जेड मेरा 1 है आपका। अब जेड अगर मैं टी को बढ़ा दूं तो जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मेरी बढ़ जाएगी ना। अच्छा, तो टी को तो हमने कर दिया फिक्स, तो अगर अब मैं प्रेशर को बढ़ाऊं, है ना, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं तो क्या होगा, ये जेड आपका कम होता चला जाएगा ना आपका, यानी कि हाइयर प्रेशर पर, है ना, जो गैस है मेरी वो कौन सा बिहेवियर शो करेगी, रियल बिहेवियर शो करेगी, है ना, गैस रियल बिहेवियर शो करेगी, यानी कि जेड जो है मेरा 1 नहीं रह जाएगा। अब अगर बॉयल्स टेम्परेचर से मैं कम टेम्परेचर पर चलूं तो जेड किसके बराबर आ रहा है, टी के, और अगर टी को मैं कम कर दूं
तो जेड भी तो 1 से कम ही हो जाएगा ना आपका। तो बॉयज टेम्परेचर से कम पर जो मेरी रियल गैस है वो कौन सा डेविएशन शो करेगी आपकी, नेगेटिव डेविएशन। समझ गए। अगर मैं टेम्परेचर को कम करूं बेटा तो जेड भी तो कम हो जाएगा ना आपका। और फिलहाल जब तक बिहेवियर आइडियल है तब तक जेड इक्वल टू 1 है। तो टी को अगर मैं कम कर दूं तो जेड भी कम हो जाएगा ना, या नहीं, बताओ। यस सर। तो गैस कौन सा बिहेवियर शो करेगी, नेगेटिव डेविएशन, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ओके अगर सर। बॉयज टेम्परेचर से कम हो तो मैं लिख दूं यहाँ पर बिलो बॉयल्स टेम्परेचर the gas will show नेगेटिव डेविएशन। ठीक है भाई, बॉयल्स टेम्परेचर से कम पर गैस नेगेटिव डेविएशन शो करेगी एंड वाइस वर्सा, डेविएशन एंड वाइस वर्सा। और क्या कहते हैं, हायर टेम्परेचर पर पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है ना, तो इस चीज का याद रखना जरा आप। इसके यस बाद आता सर। है आपका वंडर वॉल गैस इक्वेशन। ठीक है ना, वंडर वॉल गैस इक्वेशन, इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूं। वंडर वॉल गैस इक्वेशन, अच्छा टाइम भी तो खत्म ही हो रहा है ना हमारा। चलो वंडर वॉल गैस इक्वेशन, इसका प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये आई कैसे, आज बता देता हूँ इसके बारे में। वंडर वॉल गैस इक्वेशन, ठीक है, ये होती है आपकी P प्लस AN² अपॉन V² और इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। जहां पर A और B क्या है, मैं लिख दूं यहाँ पर A एंड B आर वंडर वॉल कांस्टेंट। ठीक है ना, और मैं लिख दूं यहाँ पर वंडर वॉल कांस्टेंट is a measure of strength of interparticle forces। वंडरवॉल कांस्टेंट A is a measure of strength of interparticle forces। और दूसरा वंडरवॉल कांस्टेंट B is a measure of effective size of real gas particle। ठीक है ना। और नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं आपका प्रूफ ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन, है ना। जो हमारे पास ये वाला कर्व था उससे मुझे ये कर्व को एक्सप्लेन करना है। इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा हमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4, ये देखो लो प्रेशर पर डेविएशन नेगेटिव है, मॉडरेट प्रेशर पर आइडियल हो गया, और हाई प्रेशर पर डेविएशन पॉजिटिव। जबकि हाइड्रोजन और हीलियम ये हमेशा डेविएशन क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव शो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम पर एक कर्व है आपका ये वाला, यहां पर लिख दिया मैंने Z, ठीक है ना, Z, और ये लिख दिया मैंने आइडियल गैस Z इक्वल टू 1, आइडियल गैस बिहेवियर, है ना। इसको मैं रेड से कर दूं, ये हो गया आपका आइडियल गैस। और यहाँ पर लिख दिया मैंने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रेशर। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ पर कुछ अलग अलग गैसेस के लिए मैं ऐसे कर दूं, 2-3 गैसेस को यहाँ लिख दूं, किसी गैस के लिए नेगेटिव, किसी गैस के लिए मैंने और ज़्यादा नेगेटिव। ठीक है, ये एग्जाम्पल रख दिया मैंने CO2, ये CH4, और बाकी सारी आपकी गैसेस यहाँ पर मैं लिख दूं H2, और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, हीलियम, है ना, H2 हीलियम, और एक और लिख लो यहाँ पर N2, है ना, H2 हीलियम और N2। तो अगली बार मैं ये बताऊंगा कि ये तीनों गैसेस
खाली पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों कर रही हैं, और ये जो दो गैसेज हैं आपकी, ये नेगेटिव डेविएशन भी शो कर रही है और साथ साथ पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर रही हैं। ये कौन एंटर हो गया भाई? हेलो, मेरे डिवाइस का चार्ज खत्म हो गया। अच्छा चार्ज खत्म हो गया, चलो मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ये तो पता लग गया आपको वंडरवाल कांस्टेंट? यस सर। ये तो पता लग गया ना। और नेक्स्ट क्लास में ये कुछ डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रही है, कुछ नेगेटिव डेविएशन। अब मुझे एक बात बताओ, सीबीएसई सिलेबस से तो लिक्विड स्टेट हट गया है, क्या आपके स्कूल में भी लिक्विड स्टेट कराया कि नहीं करवाया उन्होंने? सर मैं देखती हूँ, मैं पता करूंगी। पता कर लेना। से लिक्विड स्टेट हट गया। हाँ हाँ हाँ, फिलहाल कोरोना के चलते सिलेबस थोड़ा कम किया है ना, इस वजह से वो क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह एक बार आप पता कर लेना, ये चीजें हैं कि कट गई हैं। स्कूल में कराई होंगी फिर तो मैं कराई दूंगा, अदरवाइज चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको, ठीक है ना। सरफेस टेंशन, लेमिनर फ्लो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये आप चेक कर लेना कराया कि नहीं कराया है, ठीक है। यस ये पता कर लेना मैम से। यस सर। चलो ठीक है।